दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 29 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार भाजपा ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग फिर से उठा दी है। जी हां, कल बिहार भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस, राजद, सपा, टीएमसी, डीएमके, मुस्लिम लीग जैसे दल तुष्टीकरण की नीतियों पर चल रहे हैं। मोदी सरकार ने इस विषय पर बेहतरीन कार्य करते हुए भारत से 3 तलाक कानून सदा के लिए खत्म कर दिया है। यह विधि मंत्रालय से भविष्य के लिए भी इस प्रकार के संभावित सुधारों के दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है। दोस्तों बिहार में घर मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिहार में 30 सितंबर तक बालू का खनन नहीं किया जाएगा। यह सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार में बालू खनन को लेकर 1 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। इस नई व्यवस्था के संदर्भ में बहुत जल्द दिशा निर्देश भी जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि कुछ जिलों के बालू घाटों की नए सिरे से बंदोबस्ती की जाएगी। साथ ही साथ सरकार की तरफ से राजस्व की नई दर भी निर्धारित की जाएगी। यह बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई व्यवस्था को पूरे राज्य में यानी कि पूरे बिहार में लागू किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। जी हां, सफर के दौरान ट्रेन में किसी तरीके की आपराधिक घटना होने पर यात्री प्राथमिकी दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए यात्रियों को आने वाले स्टेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हां, यात्रियों को यह सुविधा जल्द ही मिलने वाली है। रेलवे के सूत्रों के अनुसार चलती ट्रेन में एफआईआर की सुविधा संयुक्त रेल सुरक्षा मोबाइल ऐप से मिलेगी। इस ऐप से यात्री किसी भी तरीके की आपराधिक घटना होने पर एफआईआर करा सकेंगे वहीं पर बैठ करके। रेलवे की ओर से इस ऐप को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सभी राज्यों की रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल के साथ मिलकर इस ऐप को तैयार किया गया है। जी पूरे देश में इसे लागू करने की योजना है। यात्री की शिकायत पर संयुक्त रेल सुरक्षा मोबाइल ऐप में मौका वारदात पर पीड़ितों का बयान दर्ज किया जा सकता है। जी उसके रिपोर्ट को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा होगी। साथ ही यात्रा के दौरान यात्रियों से भी घटना को लेकर बयान दर्ज किया जा सकता है, ताकि घटना की सत्यता के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने पहले अमिताभ बच्चन और फिर अब अक्षय कुमार पर निशाना साधा है। जी हां, आरजेडी ने ट्वीट करके फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से पूछा है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ चुप रहने के लिए कितना पैसा मिला है। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में पेट्रोल का भाव 100 के पार पहुंच गया है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने ट्वीट करके हमला बोलते हुए कहा है कि अरे वो उछल कूद करने वाले नशनिया अक्षय कुमार, अपने आका से आम की गुटली चुसवाली होगा। अगर चुसवाली हो तो बाइसिकल निकाल ले। रास्ते में नाचने और ट्वीट आने का खूब पैसा मिलेगा। राजनीति का ज्यादा ही खिलाड़ी बन रहा है तो फिर आजा बिहार आके चुनाव लड़ ले। यहाँ सभी जिलों में पेट्रोल 100 पार है। आरजेडी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि अच्छा अक्षय कुमार, तू ये बता कि मोदी तुझे पेट्रोल, डीजल और किसानों के विरुद्ध एक ट्वीट करने का कितना करोड़ देता था। वहीं उनकी पत्नी यानी कि अक्षय कुमार की पत्नी को संबोधित करते हुए अधिकारी की ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि प्रिय ट्विंकल खन्ना जी, आजकल आपकी रसोई में सब्जी, तेल और गाड़ियों का पेट्रोल, डीजल ये खिलाड़ी फ्री में ला रहे हैं का। दोस्तों बिहार में लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में काफी तेजी लाई गई है। यह जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य सरकार द्वारा बनाया गया है। वहीं अब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान दिया है। जी हां, दरअसल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने टीकाकरण कार्य में कमी को लेकर कहा है कि टीकाकरण कार्य सुचारू रूप से चलते रहे, इसको लेकर सरकार प्रयासरत है। टीका निर्माण करने का कार्य जिस तेजी से चल रहा है उस तेजी से वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। साथ ही कहा है कि दिसंबर माह तक बिहार में वैक्सीनेशन करने का पूरा प्लान बनाया गया है। जी हां, बिहार में वैक्सीनेशन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला किया है। जी हां, उन्होंने तेजस्वी यादव के 3 महीने में बिहार सरकार गिराने की बात पर बयान दिया है कि बिहार से 2 महीने जो गायब रहते हैं उनकी बात का क्या मतलब है।
दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिलती हैं। यह सरकार ये रकम ऑनलाइन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। अब इसकी अगली किस्त भी सरकार किसानों के खाते में अगस्त तक ट्रांसफर करने वाली है। जी हां, अगर आप भी किसान हैं और पीएम किसान योजना से रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो फिर आपको जल्द ही पीएम किसान योजना के तहत राशि मिल जाएगी और ये राशि आपको अगस्त माह तक मिल जाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के साथ बसपा के मिलकर यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के कयासों को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने खारिज कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि यूपी में तथाकथित सेकुलर दलों के लिए असदुद्दीन ओवैसी अछूत बन गए हैं, जिसके चलते बसपा से लेकर सपा और कांग्रेस जैसे दल एआईएमआईएम के साथ बिहार में हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। बिहार की तर्ज पर यूपी में भी एआईएमआईएम और बीएसपी के बीच गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, जिसे बसपा प्रमुख मायावती ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ यूपी में मायावती ही नहीं बल्कि बसपा प्रमुख अखिलेश यादव भी किसी भी सूरत में हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, जबकि वे बिहार में तमाम छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा था कि पहले संसद में वे यानी कि ओवैसी हमारे बगल में ही बैठा करते थे, तब इस तरीके की राजनीति नहीं किया करते थे। आजकल वे किसके लिए काम कर रहे हैं ये जग जाहिर है। हम साफ कर दें कि यूपी में हमारा 3 दलों के साथ गठबंधन है। ऐसे में जो भी दल बीजेपी से मिले हुए हैं, सपा उनसे दूरी बनाकर चलेगी। वही कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि यूपी में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यूपी की सियासत में सपा और बसपा से दूरी बनाए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर के अगुवाई वाले भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हाथ मिला रखा है। वहीं एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कहते हैं कि यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस मुस्लिमों की वोट तो लेना चाहती है, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। दोस्तों, कोरोना की वजह से दुनिया में पहले ही कम परेशानियां नहीं है, इसके बावजूद भी आए दिन स्पेस से कुछ न कुछ ऐसी खबरें आने लगती है जो दिल की धड़कन बढ़ा देती है। अब नासा के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि बेहद बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। ये इतना बड़ा है कि शुरुआत में इसे ग्रह समझ लिया गया था, लेकिन इसके बाद हुई स्टडी और रिसर्च में उल्का पिंड निकला। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना को लेकर भी खुलासा किया है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस 62 मीटर बड़े उल्का पिंड को स्पेस से पृथ्वी की तरफ अचानक आते देखा है। इससे पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने इतना बड़ा टुकड़ा कभी नहीं देखा था। दोस्तों, छपरा जिले के सोनपुर प्रखंड के सबलपुर पूर्वी क्षेत्र में हुई एक शादी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस शादी समारोह के एक सीन का जब वीडियो वायरल हुआ तो लोग इसे एक धारावाहिक रामायण का याद करने लगे। यहाँ दुल्हा ने न सिर्फ शादी की बल्कि इससे पहले उसने राम की तरह धनुष भी तोड़ा। ये सीन देखकर लोग रामायण में सीता के स्वयंवर के सीन को याद करने लगे। इस सीन को देखकर लोग अनोखी शादी की चर्चा कर रहे हैं। बताया जाता है कि सारण जिले के सोनपुर प्रखंड के सबलपुर पूर्वी क्षेत्र में साधारण तरीके से एक बारात आई थी। यहाँ शादी से पहले सतयुग के तौर पर दूल्हे को धनुष तोड़ने के लिए कहा गया। स्टेज पर पहुंचते ही दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को माला पहनाया। उसके बाद दूल्हे को धनुष तोड़ने के लिए बुलाया गया। बाकायदे इसके लिए एक व्यक्ति को खड़ा किया गया था और वह दूल्हे को निर्देश दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सामने से कोई फिल्म की शूटिंग चल रहा हो। स्टेज पर निर्देश को सुनते हुए दूल्हे ने हाथ जोड़ा और फिर धनुष उठाकर तोड़ दिया। इसके बाद स्टेज के सामने बैठे लोगों ने दूल्हे का तालियों से स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर इस शादी समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यह शादी समारोह में धनुष तोड़ने का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ दिख रहा है कि किसी शख्स ने मास्क नहीं पहना है। यह ना तो दूल्हे ने और ना ही स्टेज पर पीछे बैठे किसी भी शख्स ने मास्क पहना है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में 95% कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन बिहार के कुछ जिलों में अभी भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, इसीलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में बिहार के 27 जिलों में 10 से भी कम मरीज मिले हैं, जबकि 5 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिले हैं। यह बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। इससे लोगों की परेशानियां भी कम हो रही है। जानकारों की माने तो बिहार में तेजी से हो रहे टीकाकरण के कारण संक्रमण और मृत्यु दर दोनों में कमी देखी जा रही है।
दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने पैतृक गांव परौख में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे 5 लाख रुपए प्रति महीने तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 2.25 लाख टैक्स चला जाता है। जहां हमसे ज्यादा बचत तो एक टीचर की होती है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा है कि ये जो बात उन्होंने कही है, इसका अर्थ है कि ये जो टैक्स हम देते हैं उससे ही विकास कार्य होना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि ये बात हम सब जानते हैं। इस कारण मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रपति देश का सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाला कर्मचारी है, लेकिन वे टैक्स भी तो देते हैं। हम 2.25 लाख रुपए महीने टैक्स देते हैं, लेकिन जो मिलता है उसकी तो सब लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारियों को मिलता है। ये जो टीचर बैठे हुए हैं ना, उन्हें सबसे अधिक मिलता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को कहा है कि गांव के एक सामान्य बच्चे के रूप में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होंगे। यह कानपुर देहात जिले के स्थित अपनी जन्मस्थली परौख गांव में सभा को संबोधित करते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक सामान्य बच्चे के रूप में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का सम्मान मिलेगा, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने इसे पूरा कर दिखाया। समारोह में आए हुए लोगों के साथ भावनात्मक रिश्ता जोड़ते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के लोगों की यादें हमेशा मेरे दिल में बसी रहेगी। यह परौख गांव मेरी मातृभूमि है, जहां से मुझे देश सेवा करने की प्रेरणा मिलती रही है। जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। दोस्तों, नीतीश सरकार स्मार्ट पुलिसिंग का दावा करती है, लेकिन इसके लिए शायद पुलिसकर्मियों का स्मार्ट दिखना भी जरूरी है। यही वजह है कि अब बिहार पुलिस ने अपने कर्मियों को फिट बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। बेडौल हो रहे पुलिसकर्मियों को वजन घटाने के लिए अब मुहिम चलाने की तैयारी है। जी हां, अब मोटी तोंद वाले पुलिसकर्मियों को वजन घटाने पर इनाम मिलेगा। जी हां, बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए एक आदेश भी जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बेडौल हो रहे पुलिसकर्मियों के बीच वजन घटाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाए। जिसका वजन घटेगा उसे पुरस्कार किया जाएगा। सभी जिलों के एसपी को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिस कर्मियों का फिट रहना बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम पुलिसकर्मी अच्छे तरीके से ड्यूटी कर सकते हैं और उनका प्रभाव भी आम लोगों पर बढ़िया पड़ता है। पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाने का फैसला किया गया है। दोस्तों, भारत में अब हर जरूरी काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। जी हां, अब तक ज्यादातर आधार कार्ड अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, क्योंकि ये सभी राज्यों में चल जाते हैं। जी हां, मगर अब आप चाहे तो इसे अपने क्षेत्रीय भाषा में भी बनवा सकते हैं। जी हां, UIDAI की ओर से अब आधार कार्ड को रीजनल लैंग्वेज में बनवाने की भी सुविधा दी जा रही है। जी हां, आप अपने आधार कार्ड को अंग्रेजी, असमिया, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, मलयालम और मराठी भाषा में कन्वर्ट करा सकते हैं। आधार में भाषा बदलने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों, बीते शुक्रवार को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और विधायक तेजस्वी यादव राघोपुर पहुंचे थे। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि घबराओ मत, 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी नीतीश की। इस बयान के बाद इसे प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। वही इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तेजस्वी यादव के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और हम वीआईपी एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि वे अब एनडीए में नहीं है और चिराग पासवान के तेजस्वी यादव के साथ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दलित वोटर केवल चिराग के साथ हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग के पिता का जो जनाधार रहा है उसमें से पशुपति पारस के भी लोग आ जाएंगे। जितना जनसंपर्क होना चाहिए वे उतना जनसंपर्क नहीं बना पाए हैं। वे जो कुछ भी है अपने पिताजी की विरासत पड़ी है। रामविलास पासवान की जयंती कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि केवल जयंती मनाने से ही SC ST तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएगा। दोस्तों, बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम ने आसमान छू दिया है। बढ़ती कीमतों की वजह से आम लोगों से लेकर खास वर्ग तक के लोग परेशान हैं। हाल के दर की बात करें तो बिहार के सभी जिलों में पेट्रोल अब 100 रुपए प्रति लीटर पार हो चुका है। ऐसे में सरकार पर तंज कसते हुए RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हार्दिक बधाई दी है। सोमवार को RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि डबल पावर के दम पर डबल इंजन सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में 100 रुपए पेट्रोल करने पर हार्दिक बधाई। आपको बता दूं कि बीते गुरुवार को भी इसके पहले लालू प्रसाद यादव ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ट्वीट किया था। उस समय लालू प्रसाद यादव ने बढ़ती कीमतों को लेकर इसे सरकार का विशेष पैकेज बता दिया था।
दोस्तों, यात्रियों की संख्या बढ़ने से बीएसआरटीसी की लॉन्ग रूट की बसों की संख्या डबल हो गई है। जी कटिहार, किशनगंज, जमुई, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, बेतिया और मोतिहारी के लिए पहले जहां एक ही बस आ जा रही थी, वहां अब इनकी संख्या दुगनी हो गई है। जी वही बक्सर, खगड़िया, बेगूसराय जैसे जिलों के लिए भी बस सेवा फिर से शुरू हुई है, जो बीच में बंद हो गई थी। सरकारी बसों के सड़क पर लौट आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। यात्रियों की संख्या बढ़ने के बावजूद भी मीठापुर बस स्टैंड से आने जाने वाले प्राइवेट बसों ने अपना किराया सामान्य नहीं किया है। जी और वह पहले की तरह ही दुगनी किराया ले रहे हैं। दोस्तों, पूर्णिया में किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जी सरकार ने बिना प्रीमियम भरे ही किसानों को फसलों की क्षति पर उसका मुआवजा देने का निर्णय लिया है। जी प्राकृतिक आपदा की वजह से यदि किसानों की फसल 1 से 20% भी क्षति होती है तो उसका मुआवजा सरकार देगी। जी वह राशि 3,000 से 10,000 रुपए तक हो सकती है। जी हाल ही में यास तूफान के दौरान हुई फसल क्षति का मुआवजा भी किसानों को मिलेगा। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया है कि खरीफ फसल के नुकसान पर भी सरकार सहकारिता विभाग के माध्यम से फसल सहायता बीमा योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जहां मौसम की लगातार मार के कारण किसानों को अक्सर फसल क्षति का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार ने फसल सहायता बीमा योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़, सुखाड़ आदि से फसलों के उत्पादन में हुई कमी की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली फसल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना में बिना किसी बीमा कंपनी के फसलों के आकलन के आधार पर सरकार खुद फसल क्षतिपूर्ण का मुआवजा देगी। पहले फसलों का 33% से अधिक नुकसान पर सरकार मुआवजा देती थी, लेकिन अब 1 से 20% तक फसल क्षति होने पर भी सरकार इसके तहत वित्तीय मदद देगी। दोस्तों, क्या आपको अपने शहर में बिक रहा पेट्रोल का भाव पता है? अगर नहीं पता है तो फिर कोई भी चिंता की बात नहीं है। अभी हम आपको आपकी अपनी शहर में पेट्रोल प्राइस यानी कि रेट चेक करने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से अपनी नजदीकी पेट्रोल पंप के बारे में जान सकते हैं कि अभी आपके अपने नजदीक में पेट्रोल डीजल का रेट क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो पेट्रोल डीजल के खुदरा भावों को हर रोज रिवाइज किया जाता है। जी हाँ, और इसके बाद सुबह 6 बजे नया भाव जारी हो जाता है। जी हाँ, आप अपने घर बैठे SMS के जरिए ही अपने नजदीक की पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल का भाव जान सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर अपने मोबाइल से RSP के साथ शहर का कोड डालकर 9224992249 पर मैसेज भेजेंगे। शहर के कोड आपको IOCL की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैसेज भेजने के बाद आपको पेट्रोल और डीजल का ताजा भाव भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार BPCL के ग्राहक अपने मोबाइल से RSP टाइप करके 9223112222 SMS भेज सकते हैं। HPCL के ग्राहक HP प्राइस लिखकर 9222001122 लिखकर के भी SMS भेज सकते हैं। और आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके नजदीक में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल का भाव क्या है। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। जी हां, बहरहाल आयोग ने जिलों को मतदान सूची दुरुस्त करने के साथ ही विभिन्न राज्यों से EVM मंगाने की भी सूची भेज दी है। ये जिलों को 30 राज्यों के विभिन्न जिलों से EVM मंगाने से संबंधित दिशा निर्देश भी भेज दिया है। यह कई जिलों को 6 राज्यों के 5 से 8 जिलों से EVM मंगाने की सूचना दी गई है। जी पंचायत चुनाव के मतदान के तीसरे दिन ही मतगणना कराई जाएगी, यानी कि अगर आज पंचायत चुनाव होते हैं तो परसों ही इसकी मतगणना हो जाएगी। जी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के कुल 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बिहार पंचायत चुनाव के लिए EVM प्राप्त करने की अनुमति मिली है। दोस्तों, बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, लेकिन भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार राज्य का पहला एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। जी हां, बिहार में मोदी सरकार पहला एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। जी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार बिहार का यह पहला एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से ग्रीन फील्ड पर आधारित होगा। जो ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला राज्य का यानी कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आमस टू दरभंगा एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे D119 के नाम से नोटिफाइड भी कर दिया है। जी हां, बिहार में इस एक्सप्रेसवे को लेकर चर्चा तेजी के साथ हो रही है। जी हां, आपको बता दूं कि औरंगाबाद में आमस के निकट नेशनल हाईवे 19 से एक्सप्रेसवे शुरू होगा और ये कच्ची दरगाह होते हुए हाजीपुर के कल्याणपुर, समस्तीपुर के ताजपुर से होकर दरभंगा में बेला से होते हुए नवादा में NH27 में जाकर समाप्त होगा। जी मिली जानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 अलग पैकेज में होगा। इसके निर्माण में कुल 5,000 करोड़ रुपए के आसपास राशि खर्च होगी।
दोस्तों बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश के अभी जारी रहने के आसार हैं। यह मौसम विभाग के अनुसार 1 जुलाई तक बिहार में भारी बारिश होती रहेगी। यह मौसम विभाग ने करीब पूरे बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यह बिहार के कई इलाकों में बारिश और तेज गरज के साथ वज्रपात की आशंका है। यह बीते 28 घंटे के दौरान पटना में बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह पटना सहित सीमांचल मिथिलांचल में बारिश हो रही है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून इस साल बिहार पर मेहरबान है। 12 जून से बिहार में मानसून सक्रिय है, यानी कि 12 जून से बिहार में हर रोज बारिश हो रही है। यह कहीं तेज तो कहीं मध्यम दर्ज की बारिश होती रही है। यह 12 जून से जून में अब तक 321% बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 138% ज्यादा है। यह सामान्यतः बिहार में 15 जून के आसपास मानसून आता है, लेकिन इस साल 12 जून यानी कि 3 दिन पहले ही आ गया था। यह तब से किसी न किसी क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश होती रही है। यह पटना मौसम विज्ञान केंद्र के संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में झारखंड में एक चक्रवाती संरचना बना हुआ है, जिससे प्रदेश में यानी कि बिहार में बारिश हो रही है। यह मौसम विभाग ने करीब पूरे बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यह बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ, जहानाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों और दलालों पर रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इस क्रम में रेलवे ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों को जल्द लागू कर सकता है। इनके तहत रेलवे की सहयोगी कंपनी IRCTC से ट्रेन टिकट बुक कराने पर यात्रियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे पहचान पत्र अपने लॉगिंग डिटेल्स से लिंक करने पड़ सकते हैं। RPF के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा है कि पहले दलालों और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई खुफिया सूचना पर आधारित रहती थी। इसका जमीनी स्तर पर बहुत कम असर होता था। अब इस असर को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए IRCTC पर यात्री के लॉगिंग को पेन या फिर आधार कार्ड जैसे किसी पहचान पत्र या किसी दूसरे पुख्ता सबूत से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके नंबर का इस्तेमाल यात्री लॉगिंग करने के लिए कर सकता है, ताकि दलाली पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके। दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन इस बातचीत से भारत और चीन की सीमा पर विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है। भारत अब चीन को लेकर अपना लहजा सख्त कर रहा है। जब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो भारत ने अपनी सीमा पर कम से कम 50,000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। यह चीन भारत सीमा पर लगातार घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच कई झड़प भी हुई है। भारत सरकार लगातार इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश करती रही है, लेकिन चीन ने भारत बातचीत के जरिए मुद्दा हल करने की रणनीति पर खुलकर साथ नहीं दिया। भारत अब चीन सीमा पर अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है। जी हां, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले पर किसी भी तरीके का छल कपट बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 2 दिन तक बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखा है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके पहले रविवार को पेट्रोल के भाव में 35 पैसे और डीजल के भाव 26 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ था। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी के लिए कई मोर्चे पर महंगाई का मार झेलना मुश्किल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $76.39 प्रति बैरल पर रहा है। पिछले कारोबारी सत्र में यह 0.50% महंगा हुआ है, जबकि WTI क्रूड का भाव $74.28 प्रति बैरल है। इसमें भी 0.36% का इजाफा हुआ है। आपको बता दूं कि इस साल 5 राज्य में चुनाव के बाद 4 मई से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर शुरू हुआ था। इस दौरान कुल 31 बार में पेट्रोल के दाम में ₹8.06 और डीजल के दाम में ₹8.17 प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है, महंगा हुआ है। यही कारण है कि देश के अधिकतर पेट्रोल पंप पर अब पेट्रोल डीजल का भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। दोस्तों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से पेट्रोल और डीजल के लगातार महंगा हो रहे दामों को लेकर सवाल पूछे हैं। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए सरकार के समय जनता को दी जा रही राहत का हवाला देते हुए भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम है तो भी देशवासियों को इसका फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या 2014 से अब तक टैक्स वसूली में 300%
से ज्यादा की बढ़त जायज है। मोदी सरकार ने 7 सालों में पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से 21 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं, लेकिन बदले में मध्यम वर्ग, गरीब तबके और व्यापारी वर्ग को क्या मिला है? प्रियंका गांधी ने कहा है कि संकट काल में भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल पर टैक्स के रूप में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं। दोस्तों, सहलदेव भारतीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम के गठबंधन में मिलकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबरों को गलत बताया है। जी हां, उन्होंने दावा किया है कि ओबीसी की मायावती के साथ भी गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। साथ ही मोर्चे में एआईएमआईएम को 100 सीटें देने पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने इस तरह की खबरों को गलत बताया है। ओम प्रकाश राजभर ने ओबीसी के गठबंधन में चुनाव लड़ने की खबरों को पूरी तरीके से गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में आने को लेकर ओबीसी ने पहले ही कहा था कि उन्हें जो भी सीटें दी जाएगी वे उस पर ही चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, बिहार में कमाई का सबसे बेहतर जरिया बाढ़ राहत माना जाता है, जहां इसकी असलियत एक बार फिर से सामने आ गई है। भोजपुर जिले में बाढ़ प्रभावितों की सूची में बड़ा फर्जीवाड़ा करते हुए 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का भुगतान भी करा दिया गया है। इस साल सूची को अपडेट किया गया तो यह गड़बड़ी सामने आई है। यह फर्जीवाड़े में सरकारी राशि के हजम करने का यह फर्जीवाड़ा साल 2019 का है। बताया गया है कि यहाँ बाढ़ प्रभावितों में 3,88,863 फर्जी परिवारों के नाम सूची में जोड़े गए हैं। यह अधिकांश एक ही परिवार में कई लोगों के नाम, नाबालिग, अविवाहिता, बाहर रहने वाले, यहां तक कि बिहार से बाहर रहने वालों का नाम भी शामिल है। इस फर्जीवाड़े में पैसे और पैरवी की खूब चली है। इसे अंजाम दिया सूची बनाने से लेकर डाटा एंट्री वालों ने, पंचायत और प्रखंड स्तर की अनुश्रवण समितियों ने भी इसे पारित कर दिया है। जहां रिकॉर्ड के अनुसार हर परिवार पर 6,000 रुपए खर्च किए गए, जो कि पूरा हिसाब लगाने पर 23 करोड़ 31,78,000 रुपए हैं। दोस्तों, भारत में लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने का काम जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत का टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। उन सभी को बधाई जो इस प्रयास को चला रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता सभी को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराना है। 21 जून को टीकाकरण अभियान का नया चरण शुरू किया गया था। इसके तहत देश में अब 18 साल से भी ज्यादा उम्र के हर एक नागरिक को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा यह सुविधा दी जा रही है। इससे पहले केंद्र की तरफ से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी फ्री कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी। साथ ही अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में भी कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, पिछले 1 साल के दौरान दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश भर में साइबर क्राइम में कई गुना का इजाफा हुआ है। जहां उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज भी साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। जहां ठग ने उनके बैंक खाते से फर्जी चेक के जरिए 1 लाख रुपए निकाले हैं। जहां भाजपा सांसद साक्षी महाराज की शिकायत पर सांसद मार्ग थाना पुलिस ने बिहार के पटना से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। जहां मास्टरमाइंड अभी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दोस्तों, बिहार में बारिश के चलते विधानमंडल परिसर में जल जमाव की समस्या को लेकर तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों में ले लिया है। सोशल मीडिया पर विधानमंडल में पानी लगने का वीडियो शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि बिहार विधानमंडल परिसर में डबल इंजन वाली सुशासनी नाव पर हिचकोले खाता पागल विकास। यह तेज प्रताप यादव बिहार की सरकार और उसके काम को पागल विकास करार दे रहे हैं। इस बयान के बाद सत्तारूढ़ दल के नेता ने तेज प्रताप यादव पर पलटवार किया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो जैसा रहता है उसको दुनिया भी उसी तरीके से नजर आता है। यह तेज प्रताप यादव का यह बयान उनके संस्कार का परिचय देता है। किस स्तर की सोच है ये उनके शब्दों से पता चलता है। जब एक भाई दिन में सपना देखता है तो दूसरा भाई गाली गलौज करता है। जिसको विकास की समझ नहीं होगी उसके लिए विकास पागल तो हो ही जाएगा। कुल मिलाकर यह तेज प्रताप यादव के परिवार की सभ्यता बताती है। ये वो लोग हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही लोगों के कारण राजनीति का स्तर गिर रहा है। दोस्तों, बिहार पुलिस को जल्द ही 15,000 से अधिक नए पुलिसकर्मी मिलेंगे। इसमें 11,880 सिपाही, 2,200 से अधिक दारोगा और सार्जेंट और 1,600 सहायक अवर निरीक्षक शामिल है। राजगीर पुलिस अकादमी और डुमराव ट्रेनिंग सेंटर में चल रहे 1,600 पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण अगले माह पूरा हो जाएगा। नए पुलिसकर्मियों के मिलने के बाद पुलिस को कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ अनुसंधान में भी मदद मिलेगी। जहां पुलिस पर काम का दबाव भी पहले की तुलना में कम होगा।
दोस्तों, पूर्वी लद्दाख से चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा है कि देश गलवान के शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। अपने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 63 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस यात्रा का मकसद चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेना है। जहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई इसे धमकी देने की कोशिश करता है तो फिर भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, कोरोना काल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है। जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया है। जहां इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की लोन गारंटी हेल्थ सेक्टर को, जबकि 60,000 करोड़ रुपए के अन्य सेक्टरों को दी जा रही है। इसके तहत 100 करोड़ रुपए तक का लोन 7.95% ब्याज पर दिया जाएगा, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए ब्याज दर 8.25% से ज्यादा नहीं होगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।